नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने जीएस मेंस आंसर राइटिंग के तहत, जिसमें हम जीएस प्रश्न पत्र 1 से जो है वो प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट केंद्रीयकरण की दिशा में उठाया गया एक दुविधाग्रस्त कदम था जिसकी पूर्णाहुति 1833 में हुई, विशदीकरण कीजिए। तो आज का भी जो हमारा प्रश्न है वो रेगुलेटिंग एक्ट के पे ही है। और इसमें जो है देखिए, इस सीरीज को कराने के पीछे का मेरा उद्देश्य वही है कि आपको जो है, जो मेंस आंसर राइटिंग में जो आप लोगों का एक भय है कि सर शुरू कैसे करें, कैसे बीच का पार्ट लिखें, कैसे निष्कर्ष दें, तो उसके बारे में हम कुछ बताएं। और जो डर आपके मन में बैठ गया है, हमारे पास बहुतेरे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर कि मेंस आंसर राइटिंग नहीं हो पा रहा है। और आश्चर्य तब होता है कि वो बच्चे जब कहते हैं कि जो प्रीलिम्स पास किए हुए होते हैं, तो वो उनके लिए बस हम एक ही चीज़ कहते हैं कि आप लोग कुछ भी लिखिए लिखिए। जिस दिन आप लिखना शुरू करेंगे, हो सकता है कि आपका जो पहला प्रश्न हो काफ़ी समय लग जाए लिखने में, और उसके बाद भी आपको लगे कि मैंने जो है प्रश्न बहुत अच्छे से नहीं लिखा। लेकिन जिस दिन आप इसी तरीके से 50 प्रश्न लिख लेंगे, तो विश्वास मानिए कि 50 प्रश्न के बाद आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। और जिस दिन आप 500 प्रश्न तक कर लेंगे, तो आप जो है अपने सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जो प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 500 तक की जो यात्रा है, वो तो आपको तय करनी ही होगी। क्योंकि अगर इससे कम आप लिख करके मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि यदि आपका लेखन बहुत जबरदस्त नहीं है, तो आप वहाँ सफल होने के की जो संभावना है आपकी, वो बहुत कम है। क्योंकि वहाँ आपका जो पाला पड़ने वाला है, वो उन बच्चों से पढ़ने वाला है कि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, उनको अपने रैंक में सुधार करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो बच्चे लिख रहे हैं वहाँ जो ऑलरेडी 3-4 इंटरव्यू दे चुके हैं, मतलब वो भी मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू से वापस आए हैं। तीसरी चीज, आप उन बच्चों के बीच बैठ करके लिख रहे हैं कि जो एकेडमिक स्तर पे जिनकी लेखन शैली बहुत जबरदस्त थी, जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के। तो ऐसे समय में आप इस गैप को तभी फुलफिल कर सकते हैं कि जब आप निरंतर आंसर राइटिंग करिए, डेली आंसर राइटिंग करिए। और हम हमेशा कहते हैं कि देखिए, प्रीलिम्स मानते हैं कि वर्तमान समय में जो प्रीलिम्स की स्थिति है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, स्थिति खराब है, बच्चे प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए, प्रीलिम्स में अगर आप 3 महीना 2.5 महीना कस के पढ़ेंगे तो आप पास कर जाएंगे। लेकिन मेंस पास करने में मैं देखता हूँ कि 10-10 12-12 प्रीलिम्स लोग पास किए हुए हैं, लेकिन मेंस नहीं निकल रहा। और मेंस क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वो आंसर राइटिंग करते नहीं है। उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि प्रीलिम्स का फैक्ट जो है वो हमको आता है और हम मेंस में जाके लिख आएंगे। नहीं निकलता है। आप नहीं लिख पाएंगे जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं रहेगी। क्योंकि प्रैक्टिस ही वो ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि आपको कैसे टू द पॉइंट लिखना है, कैसे क्रमबद्ध लिखना है, कैसे आपको भूमिका लिखनी है, कैसे आपको निष्कर्ष लिखना है, कैसे आपको बीच का पार्ट लिखना है। ये सब आपको प्रैक्टिस ही बताएगी। और इसीलिए देखिए, हम जो टीचर हैं, हम लोग तो आपको सजेस्ट करते ही करते हैं, वो बच्चे भी सजेस्ट करते हैं मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज के बारे में जो सेलेक्ट हो चुके रहते हैं। यदि आप उनसे पूछेंगे कि आपकी सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो यही कहेंगे कि मैंने 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस किया, 1000 प्रश्नों का प्रैक्टिस किया। तो वो कैसे किए? वो एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से किए। तो आप लोग भी मतलब किसी भी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करिए, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग जारी रखिए। और ये उन बच्चों के लिए तो और बढ़िया है कि जो अगले साल मतलब 2025 में पीटी देने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत सुहाना अवसर है कि वो अभी से पहले जो है वो मेंस की तैयारी कर ले। और कम से कम जीएस के प्रत्येक पेपर से 100 क्वेश्चन तो वो मेंस आंसर राइटिंग कर ही ले, तब जा करके वो अपने सफलता के काफी करीब पहुंचेंगे। तो चलिए, थोड़ा सा विषयोत्तर हो गया, लेकिन विषयोत्तर मत मानिए, ये भी आपकी तैयारी का ही भाग है। क्योंकि अगर इतनी चीजें आपको नहीं बताएंगे तो आप मोटिवेट कैसे होंगे? ये आपके मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटी सी आप भूमिका दीजिए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो है वो अधीन कर दिया गया। फिर इसमें दूसरा क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई,
और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की जो है वो स्थापना की गई, जिसके विरुद्ध जो है अपील कहाँ की जा सकती है, तो वो प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है, जो ब्रिटेन में स्थित है। मतलब 1773 में आप भूमिका में बता रहे हैं कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत आप बता रहे हैं कि सबसे पहला काम किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर को वो एक तरीके से थोड़ा सा महत्व ज़्यादा दिया गया, और मुंबई और जो मद्रास के जो गवर्नर हैं उन पे इनको वरीयता दी गई। दूसरी चीज़ आप सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। तीसरी चीज़ आप बता रहे हैं कि जो है गवर्नर जनरल की परिषद में 4 जो है वो सदस्यों की नियुक्ति की गई। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया। तो इसके पीछे की भी एक छोटी सी कहानी है कि जब आप देखेंगे कि 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध होता है, तो उसके बाद कंपनी जो है बंगाल में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन के उभरती है, और बंगाल में महत्वपूर्ण शक्ति बन के तो उभरती है, साथ ही साथ वो कहीं न कहीं उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाती है। वो ऐसे बन जाती है क्योंकि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला ने भी पार्टिसिपेट किया था, और इसमें जो है ये तीनों लोगों की जो सम्मिलित सेना है वो हारी थी। तो अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग भी प्रभावाधीन आ गए थे अंग्रेजों के। तो अब चूंकि एक बड़ा भूभाग हो गया था, राजस्व के स्रोत ज्यादा हो गए थे, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये लगने लगा कि नहीं, अब कंपनी जो है ज्यादा शक्तिशाली हो जा रही है और इसको अभी से ही नियंत्रित करने की जरूरत है। और इसी के तहत पहला प्रयास ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो ये आप पहले पैराग्राफ में इस चीज को बता रहे हैं। फिर आप बताइए कि यह दुविधाग्रस्त कदम क्यों था। कहा गया है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट केंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया एक दुविधाग्रस्त कदम था। तो अब दुविधाग्रस्त कदम ये क्यों था, तो सबसे पहला कि गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, किंतु उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर के पास शक्तियां बची रह गई। मतलब इसमें मैंने बताया ना कि इसमें जो है गवर्नर जनरल का पद तो सृजित किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने कह करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया। और ऐसा कहने के बाद क्या होगा कि जो मद्रास और बंबई की जो गवर्नर थे, जो डायरेक्ट जो है एक तरीके से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे, उनकी शक्तियां अभी भी बनी रह गई। मतलब बंगाल का जो गवर्नर है वो चाह करके भी इन पे जो है वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा था। तो जो सबसे पहला दुविधा था वो इसी को लेकर के था। फिर दूसरा जो कदम था कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं गवर्नर जनरल को ही नियंत्रित किया जा रहा था। मतलब इसमें क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कहती थी कि नहीं, हम पूरे बंगाल पे हमारा विशेषाधिकार है, और चूंकि गवर्नर जनरल का भी वो पूरा अधिकार क्षेत्र में था, तो दोनों की शक्तियां क्लैश करती थी और यहाँ भी स्पष्टता नहीं थी। तो इसमें भी एक दुविधाग्रस्त कदम था। फिर तीसरा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच भी टकराव की स्थिति थी, जिसमें फैसला जो है वो बहुमत के आधार पर होता था। इस प्रकार यहाँ भी गवर्नर जनरल के जो है वो हाथ जो है वो बंधे हुए थे। मतलब 4 सदस्य थे इसकी परिषद में, और फैसला कब कैसे होना, बहुमत के आधार पर होना है। अगर इसमें 2-2 भी हो गए तब तो फिर ये हो नहीं सकता था। और जनरली इस समय मतलब गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा परेशान होता था, क्योंकि वो कोई नीतियाँ बना ही नहीं पाता था। मतलब उस पर जो है फैसला जो है बहुमत से वो ले ही नहीं पाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब फिर बताइए कि उपयुक्त आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सरकार जहां गवर्नर जनरल के माध्यम से सत्ता का केंद्रीकरण कर रही थी, वहीं दूसरी ओर वह उस पर विविध प्रकार से अंकुश भी लगा रही थी। और ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा यह थी कि इंग्लैंड से इतनी दूर किसी एक व्यक्ति के हाथों में इतनी सत्ता देना ठीक नहीं है। अब आप बता रहे हैं कि भाई देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और गवर्नर जनरल जो गवर्नर बंगाल का था उसको कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां तो दी गई, लेकिन फिर भी उसको पूरी तरीके से एब्सोल्यूट शक्तियां क्यों नहीं दी गई। भाई दुविधाग्रस्त कदम था। मतलब ब्रिटिश सरकार तो गवर्नर जनरल बना दी, लेकिन शक्तियां नहीं दे रही है। तो शक्तियां नहीं देने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण यही था
कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ब्रिटिश जो सरकार है वो कितनी दूर है, और एक भारत जो एक महत्वपूर्ण उपनिवेश बनता जा रहा था, जो उसके आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए बहुत लाभदायक था। ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति के पास अगर हम सारी सत्ता दे दें और वो निरंकुश हो जाए, वो भारत में अपना शासन चलाने लगे, हमसे संबंध विच्छेद कर ले, या हमको हमको जो है चीज़ों से अवगत ही ना कराए, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दुविधाग्रस्त कदम था, वो ब्रिटिश सरकार और यहाँ की जो प्रशासनिक बॉडी थी उसके बीच में अविश्वास की चीज़ों को स्पष्ट करता, कि मतलब अभी जो है ब्रिटिश जो सरकार है वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि हम कैसे एक व्यक्ति को पूरी तरीके से शक्ति दे दें। वही तरीके से जैसे आपके घर में कोई नया नौकर आए और आपको अपना घर पूरा एक बार में उसके भरोसे छोड़ के जाने में थोड़ा सा डर लगता है कि भाई अभी नया नया है, अभी उसको हम बहुत तरीके से जान नहीं पा रहे हैं, इसकी क्या मंशा हो सकती है। तो उसी तरीके से था कि भाई ब्रिटिश सरकार का जो यहाँ का गवर्नर जनरल थे, जो भी पदाधिकारी थे, वो एक तरीके से सर्वेंट ही थे, लेकिन ये सर्वेंट चूंकि बहुत दूर थे, प्रत्यक्ष नियंत्रण इन पे नहीं था, तो कोई ऐसा ना हो कि ये अपने आप में निरंकुश हो जाए, स्वयंभू अपने आप को शक्ति बना ले। तो ये संभावना थी, और इसीलिए जो है वो एक कदम आगे बढ़ रही थी सरकार, तो दो कदम पीछे आ रही थी। मतलब गवर्नर जनरल को सशक्त करना भी चाह रही थी, क्योंकि वो समय की डिमांड थी, समय की मांग थी, क्योंकि भारत जो है अब वो उसके लिए भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार हो रहा था, तो कोई एक ऐसी बॉडी की जरूरत तो थी ही, लेकिन समस्या वही थी कि कहीं निरंकुश ना हो जाए। तो वही आप बता रहे हैं, यदि गवर्नर जनरल निरंकुश हो गया तो एक नई चुनौती जो है वो बन जाएगा। तो यही एक दुविधा थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। देखिए ये हमारा जो है जीएस का, आप सभी जान रहे होंगे कि जो बैच है वो हमारे चल रहे हैं। अभी जीएस का फर्स्ट पेपर का जो बैच है वो कल से हमारा स्टार्ट है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। इसके पीछे यदि हमारा पूरा बैच लेना चाहते हैं तो ये भी हमारा शुरू हो गया है। अधिक जानकारी के लिए 73033750 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। देखिए इसके माध्यम से हम इतना ही बताएंगे कि आप जो है आपको डेली प्रश्न मिलेगा, और आपको इसी तरीके से पीडीएफ में भेजना होगा, और प्रॉपर वे में संस्थान के एक्सपर्ट जो है वो इसको मार्क करेंगे, जो भी कमियां रहेंगी वो बताई जाएंगी। और उसके बाद जो है जैसे ही आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है मॉडल पेपर दे दिया, सॉरी मॉडल आंसर दे दिया जाएगा इस तरीके से। तो आपके कॉपी में जो कमियां हैं वो बताई जाएंगी, साथ ही साथ मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा। और फिर जो है अगले दिन का जो क्वेश्चन है, जिसको आपको शाम को 5 बजे तक अगले दिन सबमिट करना है, वो अभी जो है आपको 10 बजे तक मिल भी जाएगा। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आप लोग इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए उन नंबरों पे पीछे संपर्क कर सकते हैं। फिर अब आप एक छोटा सा निष्कर्ष दीजिए, किंतु जैसे जैसे सरकार की आशंका गवर्नर जनरल से हटती गई, वैसे वैसे उसके अधिकारों में बढ़ोतरी होती गई। जैसे 1784 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब आप देखेंगे कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसमें तो बहुत सी खामियां थी। मैंने बताया ही कि एक दुविधाग्रस्त कदम था कि भाई कैसे हम एक व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बनने दें। लेकिन जैसे जैसे कंपनी, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग थे, उनको ये लगने लगा कि नहीं, जो वहाँ की जो बॉडी है, जो हेड है, वो हमारे प्रति लॉयल है, वफादार है, या हमारी नीतियों को बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो वैसे वैसे उसके अधिकारों को जो है सरकार बढ़ाती गई, और इसमें पहला प्रयास किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। मतलब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उसमें सुधार किया गया। फिर 1793 के एक्ट में जब देखेंगे तो गवर्नर जनरल को और शक्ति दी गई, और 1813 में इसकी शक्ति को और बढ़ा दिया गया, और 1833 के एक्ट तक आते आते गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। अब वह भारत में ब्रिटिश सरकार एवं कंपनी का जो है वो सर्वोच्च पदाधिकारी बन गया। मतलब जो 1773 के एक्ट से जो चीजें शुरू हुई थी, उसको जो है 1733 तक आते आते मतलब वो पूरी तरीके से उसकी मतलब वो विकसित हो गया। जिस गवर्नर जनरल पे थोड़ा थोड़ा विश्वास किया गया, 1733 तक आते आते मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। और यही जो है दुविधा धीरे धीरे छटती चली गई। तो आज के प्रश्न का जो उत्तर था वो यहीं तक था, और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पाठ कैसे लिखना है,
कुछ समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक 8 अंक के होते हैं, एक 12 अंक के होते हैं। तो आपको अब इतना स्कोप नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा कहानी लिखिए, बहुत सी घटनाओं को आप बताइए। आप टू द पॉइंट बने रहते रहते हुए, मुख्य पॉइंट बताते हुए निष्कर्ष पे चले आइए, और यही आपको इतना ही भरपूर अंक दिला देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन नए वीडियो से मिलने से पहले एक छोटी सूचना, ये हमारी अपनी है, हमारे प्रमोशन की चीज़ें हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जिससे हम आप एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ हम आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो निःशुल्क देते रहते हैं। हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं श्री विनीत पाठक जी, वो काफ़ी एक्टिव हैं और वो इस पे बहुत ही उम्दा तरीके से प्रयास करते रहते हैं। जो भी जानकारी रहती है वो बेचारे आपको मतलब जो भी बच्चे इसमें जुड़े हैं वो उनके महत्व को समझ रहे होंगे। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब का चैनल है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, आप लोग इससे भी जुड़िए। और अगर आप लोगों ने हमारे सेकंड चैनल संदीप मिश्रा ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से ही जो है हम टाइम टू टाइम बहुत सी सूचनाएं लेकर के आते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।